नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन नंबर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं आज की सुर्खियों पे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का पीएम ने किया उद्घाटन। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन की तीसरी बैठक। महागठबंधन की बैठक पर जेडीयू के संजय झा का तंज सहनी का ऐलान। चंपारण की ज्यादातर सीटों पर वीआईपी लड़ेगी। बिहार में ओवैसी ने प्रत्याशी के नाम की कर दी घोषणा। सीएम नीतीश के फिर से सीएम बनने पर केंद्रीय मंत्री का जवाब। बीपीएससी टीआरई 3 के 15,528 शिक्षकों को मिली पोस्टिंग। कार और ट्रक की टक्कर में कार के उड़े परखच्चे। मुजफ्फरपुर में सीएसपी संचालक को दिन दहाड़े मारी गोली। बिहार के 19 जिलों में आंधी बारिश बिजली का येलो अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का पीएम ने उद्घाटन किया है। बता दें कि आज से खेलों के महाकुंभ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आगाज हो गया और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पीएम मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया और इस मौके पर खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद रहे और साथ ही उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री भी थे। तो बता दें कि इसमें 28 खेलों के लिए 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 8,500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे थे। बता दें कि कुल 2,435 पदक के लिए सभी खिलाड़ी मैदान में अपना दमखम दिखाएंगे। तो वहीं बिहार को पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मिली है और प्रदेश के 5 जिलों में इसका आयोजन भी हो रहा है। बता दें कि इसमें पटना, भागलपुर, गया, बेगूसराय और राजगीर शामिल है और खिलाड़ियों के अलावा 1500 प्रशिक्षक और साथ ही तकनीकी अधिकारी शामिल हो रहे हैं और यह आयोजन 15 मई तक होगी। तो वहीं 28 खेलों में से 3 खेल शूटिंग, ट्रैक साइकिलिंग और साथ ही जिम्नास्टिक दिल्ली में होंगे। पटना में तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में तीसरी बार घटक दलों की बैठक हुई है। बता दें कि इस बैठक में वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सैनी, सीपीआई माले के दीपांकर भट्टाचार्य, कांग्रेस के कृष्ण अल्लावरू और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राम नरेश पांडे सहित महागठबंधन के सभी घटक दलों के प्रमुख नेता, सांसद, विधायक, विधान परिषद और साथ ही साथ पदाधिकारी शामिल हुए। तो वहीं बैठक में फैसला लिया गया कि बिहार के हर जिलों और प्रखंड स्तर पर महागठबंधन संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करेगा। तो वहीं इसका उद्देश्य जनता से सीधा संवाद स्थापित कर चुनावी मुद्दों को उजागर करना और भाजपा जेडीयू सरकार की विफलताओं को जनता के सामने लाना है। बता दें कि कार्यक्रमों की तारीखें समन्वय समिति की अगली बैठक में तय की जाएगी। तो वहीं बैठक के बाद आरजेडी नेता मनोज झा ने ये भी कहा है कि महागठबंधन साथ लड़ेगी और साथ ही सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतरेगी। तो वहीं बिहार की जनता को अच्छी तरह पता है विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। तो वहीं यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। संयोजन समिति का नेतृत्व तय है, तालमेल बेहतर है और हम सब एकजुट है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जातीय जनगणना के क्रेडिट पर राजद और साथ ही कांग्रेस के दावे पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जातीय जनगणना को एजेंडा में डालने कहा था। तो वहीं तब कांग्रेस और राजद दोनों ने बैकआउट किया। तो वहीं अब नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे कराने का फैसला लिया है। तो वहीं इसका क्रेडिट लेने में लगे हैं। जातीय जनगणना की बात करने वाली राजद 10 साल केंद्र की सत्ता में रही, तो वहीं बिहार में 15 वर्ष तक रहे। तो लेकिन उन्होंने जातीय जनगणना कराने की पहल नहीं की। वहीं बता दें कि नीतीश कुमार ने न सिर्फ जातीय जनगणना कराई बल्कि इसकी रिपोर्ट भी जारी की। ऐसे में राजद सिर्फ फर्जी बातें कर रही है। तो वहीं जबरन क्रेडिट हड़पने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि राजद को परिवार छोड़कर कोई नहीं दिखता है। तो वहीं महागठबंधन नेताओं की बैठक पर संजय झा ने इसकी व्यवहार्यता पर भी बड़ा सवाल किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि लोकसभा चुनाव के समय भी इसी तरह की बैठक हुई थी, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? एनडीए ने बिहार में शानदार सफलता पाई है। वीआईपी संस्थापक मुकेश सहनी ने महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण में घोषणा करते हुए ये कहा है कि अधिकांश सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। उन्होंने ये भी दावा करते हुए कहा है कि इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3.0 सरकार बनाओ अधिकार पाओ के तहत मुकेश सहनी मोतिहारी पहुंचे, जहां कार्यकर्ता संवाद करते हुए वीआईपी प्रमुख ने जोर देते हुए ये भी कहा कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाने और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। इस संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता इस बात का प्रमाण है कि चंपारण में वीआईपी एक बड़ी ताकत है। तो वहीं वीआईपी महागठबंधन के साथ है और साथ ही मजबूती के साथ है। इस बार इस क्षेत्र में महागठबंधन का बढ़त तय है।
2 दिवसीय दौरे पर एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी मोतिहारी के ढाका पहुंचे। एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनावी को लेकर मोतिहारी के ढाका में अपने विधानसभा उम्मीदवार के नाम की भी घोषणा कर दी है। उन्होंने एआईएमआईएम पार्टी की ओर से राणा रणजीत सिंह के नाम की घोषणा की है और बताया है कि आगामी चुनाव में इस सीट से राणा रणजीत सिंह एआईएमआईएम के प्रत्याशी होंगे। तो वहीं ओवैसी ने सरकार और विपक्ष दोनों को निशाना पर लिया और ये भी अपील करते हुए लोगों से कहा है कि जिस तरह आप लोगों ने वक्फ कानून के खिलाफ 15 मिनट बत्ती गुल कर दिया है, उसी तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में 5 साल के लिए इनकी बत्ती को गुल करें। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक मामलों के राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने पटना में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने बिहार में चुनाव परिणाम को लेकर आश्वस्त होते हुए फिर से एनडीए सरकार बनने का दावा किया है। तो वहीं सीएम नीतीश को फिर से सीएम बनने पर सादा जवाब दिया। बता दें कि वहीं एनडीए के घटक दलों में चिराग पासवान की पार्टी के डिमांड पर कहा कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगी और जीत हासिल करेगी। बता दें कि हाल ही में चिराग और मांझी द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में अपनी किस्मत आजमाने की टिप्पणी की गई थी। तो वहीं इस पर कहा है कि चिराग पासवान तो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत सम्मान करते हैं। तो वहीं मुझे लगता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए में जो भी फैसला होगी वह स्वीकार करेंगे। उन्होंने चिराग के बिहार में उतरने पर इसे उनका निजी फैसला भी बताया। साथ ही नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है सबको मानना चाहिए। बीपीएससी की तीसरी चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत चयनित 51,389 शिक्षकों के बीच स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो वहीं अगले 1 सप्ताह के भीतर सभी चयनित शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। बता दें कि 51,389 टीचर्स में से 15,528 शिक्षकों को विभिन्न जिलों में पोस्टिंग मिल गई है। तो वहीं शिक्षा विभाग के अनुसार स्कूल आवंटन की सूचना शिक्षकों को उनके मोबाइल पर SMS के माध्यम से भी भेजा जा रहा है। बता दें कि स्कूल आवंटन के बाद शिक्षकों के योगदान को लेकर अलग से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तीसरी चरण के 51,389 टीचर्स में से 15,521 शिक्षकों को 14 जिलों में पोस्टिंग मिल गई है। गोपालगंज जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें से कार और ट्रक की जोरदार टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं जबकि 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। सभी घायलों को तत्कालीन पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार हादसा बेखुटपुर थाना क्षेत्र के दिगवा दुबौली गांव के पास स्टेट हाईवे पर हुआ। बता दें कि कार में सवार लोग उत्तर प्रदेश के पडरौना से बिहार के गया जिले की ओर जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने कार को सामने से जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और साथ ही वह कुछ दूरी तक घिसते हुए खाई में जा गिरी। मौके पर पहुंची पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है, जो हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने एक सीएसपी संचालन के साथ लूटपाट की। तो वहीं अब जब पीड़ित ने विरोध किया तो बदमाशों ने गोली चला दी। दरअसल बाइक सवार 2 बदमाश मास्क पहनकर केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ित पंकज कुमार से 80,000 रुपए की निकासी की मांग की, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण पैसे की निकासी नहीं हो पाई। इस पर बदमाशों ने हथियार तान दिया और अपराधी पंकज कुमार का मोबाइल और नकदी लूटकर भागने लगे। तभी पीड़ित ने एक बदमाश को पकड़ लिया, जिसमें दूसरी बदमाश ने फायरिंग कर दी। SKMCH में पीड़ित का इलाज चल रहा है। तो वहीं पीड़ित की बहन का कहना है कि 5 लाख रुपए की लूट हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि फिलहाल लूट की रकम साफ नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के 19 जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी कर दी है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। तो वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान गया और औरंगाबाद जिले में आंधी की वजह से कई जिलों पर पेड़ गिर गए हैं। यहां कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। बता दें कि नवादा जिलों में वज्रपात से 1 किशोर और 5 पशुओं की मौत हो गई। बता दें कि 8 मई से बिहार में फिर एक बार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने साफ तौर पर ये कहा है कि यह मौसम स्थितियां जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। खासकर खेत में काम करने वाले मजदूर, खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोग और साथ ही ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।